class. So today we are going to start the most important introductory lecture in the DC machine. Whenever we classify DC machines, then they are classified based on the excitation which has been provided to the DC machine. In this particular lecture, we are going to be quite introductive with each and every kind of the machines which we are going to learn in the entire chapter of the DC machines. In this particular lecture, we will see the classification of the DC machine, how are they classified, what are the different kinds of machine, what are going to be the different kinds of equations which we are going to come across during this course of DC machines. तो सबसे पहले मैं DC मशीन को क्लासीफाई करूंगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अपन देखेंगे एक एक मशीन के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्साइटेशन के बारे में. किसके बारे में? एक्साइटेशन. क्या होता है बेसिकली एक्साइटेशन का मतलब? क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट डज इट मीन एक्साइटेशन? एक्साइटेशन मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मशीन बाय सर्कुलेटिंग करंट इन द फील्ड वाइंडिंग. द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए आंसर सुनिएगा इसको. प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मशीन, in the machine by circulating a current, by circulating a current in the field winding, in the field winding, in the field winding, in the field winding is called excitation, is called what? Excitation. क्योंकि एक्साइटेशन जो है, अगर आपको एक्साइटेशन पता चल गया तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है? जो फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है बाय सर्कुलेटिंग द करंट इन द फील्ड वाइंडिंग, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्साइटेशन. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, एक्साइटेशन विल बी करस्पॉन्डिंग टू द फील्ड वाइंडिंग. समझ में आ रही है इतनी बात? तो अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ एक्साइटेशन व्हिच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द डीसी मशीन्स, दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड इन व्हाट? डिफरेंट कैटेगरीज. तो सबसे पहले देखिए अपन एक्साइटेशन के तौर मतलब एक्साइटेशन के बेसिस पे अपन इनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन, अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन DC machines are going to be classified into two categories. First one is separately excited. First one is what? Separately excited DC machine. Excited. Excited na? Separately excited DC machine. And another one is what? A self-excited DC machine. And another one is what? It is a self-excited DC machine. Self-excited DC machine. ठीक है, अब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इसमें इसका मतलब क्या? इन दिस पर्टिकुलर वन इफ यू सी द फील्ड वाइंडिंग और फील्ड सर्किट, फील्ड सर्किट, और दूसरा होता है आपके पास आर्मेचर सर्किट. दूसरा क्या होता है? आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट. अब सेपरेटली इसका नाम में लिखा है कि सेपरेटली एक्साइटेड. इसका मतलब क्या है? एक्साइटेशन विच विल बी प्रोवाइडेड टू द मशीन विल बी सेपरेट फ्रॉम द आर्मेचर, विल बी सेपरेट फ्रॉम व्हाट? आर्मेचर. जब मैं उसका डायग्राम वगैरह निकाल के बताऊंगा तो सारी बातें आपको समझा दूंगा कि उसका मतलब क्या होने वाला है. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्या होता है, उसको अपन डायग्राम के तहत में जब समझेंगे तो उसमें सारी चीजें अपन की क्लियर हो जाएगी. समझ में मेरी बात? सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर सर्किट आर गोइंग टू बी टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. दे आर गोइंग टू गॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसका मतलब क्या? जब मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का जो फील्ड सर्किट है उसकी जब सप्लाई चेंज करूंगा तो उसका आर्मेचर के ऊपर कोई प्रॉब्लम, आर्मेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. और या आर्मेचर के करंट या आर्मेचर का जो सप्लाई है उसको जब मैं चेंज करूंगा तो फील्ड सर्किट के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला. ये अपन देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन. समझ में आ रही बात? उसके बाद मैं बात करूंगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में. किसके बारे में? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन. सो इन केस ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, in this machine the field required to produce flux
to produce flux is governed by the residual magnetism, is governed by residual magnetism is governed by the residual magnetism which the pole shoe possess, which the pole shoes possess, which the pole shoe possess. समझ में आ रही बात? तो इसकी वजह से होगा क्या, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा आपके पास पोल शू में, और आप जिस तरीके से आर्मेचर को रोटेट करोगे तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है मतलब फ्लक्स है, और फ्लक्स को क्या आपके पास रोटेटिंग आर्मेचर क्या करे, फ्लक्स को कट करे, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस काइंड ऑफ यहाँ पे आपको पता है कि लेंस लॉ या मतलब कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस टाइप से आपके मोटर के बारे में देखा जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका आर्मेचर रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर क्या करने वाली है, आपका फ्लक्स को कट करने वाली है, और जैसे जैसे वो फ्लक्स को कट करेगी वैसे वैसे आपको क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स। और अपन को पता है यार कि अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस की जरूरत होती है तो फ्लक्स या मतलब कंडक्टर या फ्लक्स दोनों में से क्या किसी एक को रोटेट कराना है। यहाँ पे मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ, मतलब आर्मेचर को मूव कर रहा हूँ, अगर आर्मेचर को मैं मूव कर रहा हूँ और वो फ्लक्स को कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ विल कॉज द फ्लो ऑफ द करंट, दैट करंट विल बी व्हाट, दैट विल बी द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आने वाला रेसिडुअल करंट होगा। दैट करंट विल व्हाट, इट विल अगेन प्रोड्यूस दैट मच एक्स्ट्रा फ्लक्स, और वो ज्यादा फ्लक्स जब कट करेगा आपका कौन कट करेगा, कंडक्टर कट करेगा, तो उसकी वजह से d∅/dt जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कटिंग द फ्लक्स इन दैट पर्टिकुलर सर्किट विल बी मोर। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा। वो तब तक इंक्रीज होते रहेगा जब तक कि उसमें रेटेड वैल्यूज नहीं आती, तब तक क्या करेगा, वो इंड्यूस होता रहेगा, और तब तक क्या है ना, ये वाला फिनोमेनन आपका चलता रहेगा। दिस फिनोमेनन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन केस ऑफ द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। इट इज गोइंग टू टेक प्लेस व्हाट, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की सबसे जो बड़ी खासियत है और उसकी सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अगर सर्किट में मतलब जो आपके पास जो मशीन है उस मशीन के जो पोल शूज है उसके पास रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में तुम नहीं कह सकते हो कि इसमें सेल्फ एक्साइटेशन पॉसिबल है। अगर नहीं होगा तो उसको फील्ड फ्लैशिंग करके कंसेप्ट होगा, मैं जब आगे समझाऊंगा आपको डीसी मशीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या वोल्टेज बिल्डअप जो प्रोसेस होता है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी मशीन जो है उसके अंदर अगर सपोज सेल्फ एक्साइटेशन के लिए अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अवेलेबल नहीं है तो उसको एक छोटा सा सेपरेट सोर्स लगा के उसमें किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करेंगे और अपन किस तरीके से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस करने के बाद उसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वो अपन सब उसमें देखने वाले जब वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस देखेंगे। लेकिन फिलहाल अपन तो सिर्फ और सिर्फ अभी तो फिलहाल तो मतलब उसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मशीन क्या होता है, किस तरीके से होता है, सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन किसको बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन किसको बोलते हैं, ये अपन को फिलहाल अभी तक पढ़ना है। अब मुझे लगता है कि मैंने जितना बताया उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको तो इतना तो पता चल ही गया कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन क्या होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन क्या होने वाला है, फिलहाल अपन को तो ये पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, उसमें डीसी जनरेटर की बात करूंगा और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सेल्फ एक्साइटेशन होता है ये फर्दर क्लासीफाई किस में होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ। उसके बाद में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की जो अलग अलग मशीन होंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, एक्साइटेड DC machine is further classified into the different machines. What are those machines? We will discuss about those machines. ठीक है, देखिए ये वाली जो मशीन है कौन सी कैटेगरी में आती है पहले देख लेते हैं अपन कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन विल बी क्लासिफाइड इनटू, उसमें जो एक्साइटेशन होगा बेसिकली एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग ही मतलब उसमें क्या होने वाला है, कैटेगरी आने वाली है। पहला होगा आपके पास शंट एक्साइटेशन, क्या होगा, शंट एक्साइटेशन, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा मशीन आएगा मैं उसको आपको बता दूंगा, शंट एक्साइटेशन। उसके बाद होता है आपके पास सीरीज एक्साइटेशन, उसके बाद होता है कौन सा, सीरीज एक्साइटेशन। उसके बाद होता है भाई कंपाउंड एक्साइटेशन, उसके बाद क्या होता है, कंपाउंड एक्साइटेशन, कंपाउंड एक्साइटेशन इस टाइप से होता है। अब जब इन मशीन्स के बारे में आप बात करोगे तो जो शंट एक्साइटेशन में बता रहा हूँ, जो सीरीज एक्साइटेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, और जो आपको मैं कौन सा एक्साइटेशन बताया, कंपाउंड एक्साइटेशन के बारे में बताया, तो उस टाइप से अपन बात करेंगे उसमें। अब इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए तो सीरीज एक्साइटेशन, जो शंट एक्साइटेशन, जो कंपाउंड एक्साइटेशन है, उसमें जो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग होगी ना
उसका आर्मेचर के साथ किस काइंड ऑफ कनेक्शन है वो भी बहुत मैटर करने वाला है, क्योंकि जो शंट एक्साइटेशन है मतलब जो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग होगी दैट वाइंडिंग विल बी कनेक्टेड इन शंट विद द आर्मेचर। सीरीज एक्साइटेशन मतलब क्या, वो जो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी दैट फील्ड वाइंडिंग विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, ठीक है। और जो आपके पास जो कंपाउंड जो एक्साइटेशन होगा उसमें जो शंट जो फील्ड वाइंडिंग होगी दैट वाइंडिंग विल बी कंपाउंडेड विद द आर्मेचर। और वो किस तरीके से कंपाउंड होगा मैं आपको बताऊंगा हाँ थोड़ा इसके बाद में, जब अपन उसको बात करेंगे तो, ठीक है। और इसी मशीन को जैसे मैंने बोला कि शंट एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेशन, कंपाउंड एक्साइटेशन, तो उसमें अगर आप आगे देख के चलोगे मतलब आगे जब चलोगे तो उसमें देखेंगे तो जो प्रिंसिपल काइंड ऑफ डिफरेंट जो डीसी मशीन्स बनेंगे आपके पास, और रहेगी आपके पास कौन सी, जिस मशीन विल बी क्लासिफाइड एज शंट मशीन। इसको डायरेक्टली ऐसा भी बोलेंगे शंट वाउंड या शंट मशीन, क्या बोलेंगे, शंट वाउंड या शंट मशीन बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो मशीन है आपके पास उसको बोलेंगे सीरीज वाउंड। आपको समझ में आ रहा है कि सीरीज वाउंड मतलब क्या, ये जो सीरीज वाउंड मतलब कि जो एक्साइटेशन होगा आपके पास, दिस एक्साइटिंग वाइंडिंग मतलब क्या, फील्ड वाइंडिंग, दिस फील्ड वाइंडिंग विल बी इन सीरीज विद द आर्मेचर, ऐसा उसका मतलब है। सो सीरीज एक्साइटेशन विल बी आल्सो टर्म्ड एज सीरीज वाउंड और इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सीरीज मशीन, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सीरीज मशीन, इस टाइप से। और जो थर्ड आएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, कंपाउंड वाउंड, it will be what, this will be compound machine, compound wound what, compound machine। अब ये किस तरीके से डिफाइन मतलब अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे और उनका किस टाइप से एक्साइटेशन रहने वाला है, किस टाइप से उसको कनेक्ट किया होगा, उसमें करंट कैसे आएगी, वोल्टेज कैसे आएगी, इक्वेशंस क्या आएंगे, परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या आएंगे, केवीएल इक्वेशन किस तरीके से आएंगे, ये सब बातें जब मैं उसको एक एक मशीन को जब डिस्कस करूंगा तब सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन से शुरू करता हूँ। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और मोटर और उनके इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग डालेगा आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, क्या, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो जब मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूं तो उसका डायग्राम मैं निकालता हूं। सेपरेटली एक्साइटेड नाम से पता चल रहा है कि आपका फील्ड वाइंडिंग जो होगा वो सेपरेट होगा एक्सक्यूज मी, और आर्मेचर सर्किट जो होगा दैट विल आल्सो बी व्हाट, सेपरेट, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग, ये उसके सप्लाई वोल्टेज है VT, दिस इज IF, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF, ठीक है। और ये रहेगा आपके पास आर्मेचर, ये क्या रहेगी, आर्मेचर। This is the terminal voltage VT, this is the armature resistance RA, these are the brushes, ठीक है। ये रहेगा आपके पास EG एंड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा आप बताइएगा। ऑब्वियस है कि जनरेटर है तो उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि लोड यहाँ पे कनेक्टेड होगा, लोड कहाँ पे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा। सेपरेटली एक्साइटेड तो जनरेटर का जो मतलब ये जो लोड करंट होगी, लोड करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट, दोनों कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे, दोनों कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। इस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे जब उसके इक्वेशन सब लिखने के बात करूँगा तो इसके इक्वेशन किस तरीके से आने वाले हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के, क्योंकि मैं जनरेटर शुरू किया हूँ तो उसकी इक्वेशन देख लेते हैं, उसके सारी बातें अपन इसमें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मुझे फील्ड वाइंडिंग का फील्ड करंट का वैल्यू पता करना होगा तो फील्ड करंट IF इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज VT अपॉन व्हाट RSH, इट इज व्हाट VT अपॉन RF, ठीक है। मैं RF से इंडिकेट कर रहा हूँ उसको, समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। इस टाइप से। और जो फील्ड करंट होता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, IF, इस टाइप से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके बात करूँ तो देखिए इसमें अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँ तो यहाँ पे केवीएल देखिए किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। जब मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँगा तो दिस विल बिकम VT प्लस IARA प्लस, देखिए यहाँ पे ब्रश का जो ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज ब्रश 1, दिस इज ब्रश 2, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, VB ड्यू टू वन ब्रश प्लस ड्यू टू दिस इज VB ड्यू टू अनदर ब्रश माइनस EG इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, माइनस EG इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, इस टाइप से आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से EG का इक्वेशन लिखूँ तो देखिए EG का इक्वेशन किस तरीके से आने वाला है। EG का जो इक्वेशन आ गया भाई, दिस विल बी EG इज इक्वल्स टू व्हाट, VT प्लस IARA प्लस व्हाट, ट्वाइस ऑफ VB प्लस व्हाट, टाइप्स ऑफ VB, सॉरी ट्वाइस ऑफ VB। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर सपोज उसने पैरेलल पाथ अगर दूसरा दे दिया है, मतलब क्या
कि ऐसे अलग अलग उसने अगर सपोज नंबर ऑफ ब्रशेस दे दिया, टाइप ऑफ पॉइंटिंग कुछ भी दे दिया, लैब कनेक्शन है, वाउंड कनेक्शन है, वेव वाउंड है या लैब वाउंड है, कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 ही ब्रश कंसिडर करना है, क्योंकि अपन वहाँ से जो करंट लेने वाले हैं सिर्फ 2 ब्रश से लेने वाले हैं, ठीक है। तो 2 ही ब्रश कंसिडर करेंगे आप, जहाँ पे उसमें इक्वेशन जो केवीएल जब लगाओगे आप, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आप ब्रशेस आने वाले होंगे, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा बिल्कुल भी वरी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन अपन जिस पैरेलल पाथ से उसको लेंगे, मतलब जहाँ से अपन उसमें जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो उसमें 2 ही ब्रश आने वाले होते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ वीपी आएगी, कनेक्शन कोई भी हो जाए, लैब वाउंड रहे या वेव वाउंड रहे। पहले बता रहा हूँ, इसमें बहुत बच्चे गलती करने वाले, इसके लिए प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। स्टेप से रह रहा, इस स्टेप से समझ में आ रहा है आपको ये वाली बातें, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो देखिए, अब इसको मैं अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई करूँ तो देखिए, जो नॉर्मल इक्वेशंस थे वो तो मुझे पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे जो ई बी का इक्वेशन आएगा, ई बी इज इक्वल्स टू व्हाट, के फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एन, इस टाइप से आएगा, समझ में आ रही बात। तो और ई बी का इक्वेशन कैसे आ जाएगा, पी जेड फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एन डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय व्हाट 6p, इस टाइप से आएगा। दिस विल बी व्हाट ई जी, एक्चुअली मैं इसको ई जी से इंडिकेट कर रहा हूँ, जनरेटेड इस टाइप से आ रहा है आपके पास, समझ में आ रही बात। तो अब मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे अगर पावर वगैरह के बारे में पूछा होगा, तो मैं इसको दोनों साइड ईजी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ईजी को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय आर्मेचर करंट। अगर मैं ईजी को दोनों साइड आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास ईजी मल्टीप्लाई बाय आई ए इज इक्वल्स टू आई ए मल्टीप्लाई बाय वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी प्लस वॉट ट्वाइस ऑफ वी बी, इस टाइप से आने वाला है भाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो देखिए बन जाएगा ईजी मल्टीप्लाई बाय आई ए, ये देखिए ई जी मल्टीप्लाई बाय आई ए इज इक्वल्स टू वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वॉट ट्वाइस ऑफ वी बी मल्टीप्लाई बाय आई ए का स्क्वायर आर ए का नहीं, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बेसिकली बना उसका जो एक्चुअल जो पावर आती है, पावर की इक्वेशन जो आएगी, मतलब कि अगर उसने पूछा कि पावर कितनी है तो पावर ही आएगी इस टाइप से, ठीक है। अब ये देखी जाए तो कौन से पावर है भैया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द जनरेटेड पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द जनरेटेड पावर, कौन से पावर है, जनरेटेड पावर है, समझ में आ रही बात, ये है आपके पास जनरेटेड पावर, ठीक है। और वीटी आई ए क्या आपके पास, वीटी आई ए मतलब क्या, जो यहाँ पे तुम लोड कनेक्ट करने वाले हो, उस लोड में जो पावर जाएगी ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट लोड पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट लोड पावर, ये लोड में जो पावर जाएगा आपके पास, क्योंकि लोड क्या अक्रॉस का वोल्टेज कितने वीटी, और लोड में जाने वाले करंट कौन सी आई एल, विच इज इक्वल्स टू व्हाट आई ए, दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लोड पावर। अब आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा, इसमें इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं, समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे लोड पावर यहाँ से तो देखिए जनरेटेड पावर इज इक्वल्स टू लोड का पावर प्लस व्हाट लॉसेस इन द आर्मेचर प्लस व्हाट लॉसेस इन द ब्रशेस प्लस व्हाट लॉसेस इन द ब्रशेस, समझ में आ रही बात। अगर सपोज मुझे यहाँ से अगर लोड का पावर लिखना हो, तो लोड का पावर अगर इसको थोड़ा मैं अगर मॉडिफाई करूँ तो देखिए किस टाइप से आता है, दिस वुड हैव बीन ई जी मल्टीप्लाई बाय आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए माइनस व्हाट आई ए स्क्वायर आर ए माइनस व्हाट ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल वी बी आई ए इज इक्वल्स टू व्हाट वी टी मल्टीप्लाई बाय आई एल या आई ए, जो लिखना होगा आप वो लिख सकते हो, समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए, अगर मैं इसको बोल दूं, क्या मैं इसको अगर बोल दूं कि लोड पावर है क्या है, पी एल, मैं इसको बोल देता हूँ, सो दिस इज द लोड पावर पी एल इज इक्वल्स टू ई जी मल्टीप्लाई बाय आई ए इज इक्वल्स टू व्हाट ई जी मल्टीप्लाई बाय आई ए माइनस ये सॉरी आई ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक है, माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक है। अब ये ब्रश ड्रॉप बहुत ही छोटा होता है, उसको कंसिडर किया तो भी चलेगा, नहीं भी कंसिडर किया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से कंडीशन निकालना है, उसके लिए उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ठीक है, तो फालतू का इक्वेशन बढ़ाने में तो कोई मजा नहीं है, ठीक है। इस टाइप से सपोज अगर आपने किसी ने सोचा कि सर अगर सपोज मुझे पावर का जो वैल्यू है, पावर इस तरीके से देखना है कि मतलब कि मुझे अगर सपोज मैक्सिमम पावर करनी है, कि मतलब कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट फॉर विच द मैक्सिमम पावर विल बी ऑब्टेन, आर्मेचर करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिसके लिए आपको मैक्सिमम पावर मिल सकती है। तो अपन क्या कीजिएगा, जो लोड के पावर है उसको आर्मेचर करंट के साथ क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल्स टू 0 कीजिएगा, आराम से आपको लोड का पावर मिल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर आर्मेचर करंट, बट दैट विल बी द मैक्सिमम पावर विच विल बी गिवन बाय द मशीन, ठीक है। और फॉर दैट आर्मेचर करंट वी विल गेट द मैक्सिमम पावर एक्चुअली, ठीक है। टू गेट द मैक्सिमम पावर, टू गेट मैक्सिमम पावर, to get maximum power, to get the condition for maximum power, ऐसा लिखेगा एक्चुअली इसको, to get और to obtain
obtain the condition for to obtain the condition for maximum power, condition for what, maximum power, dPL डिवाइडेड बाय व्हाट, DI, और उसको क्या कीजिएगा, इक्वल्स टू जीरो कीजिएगा, इक्वल्स टू क्या कीजिएगा, उसको जीरो के साथ उसको इक्वेट कीजिएगा। अब अगर आप उसको जीरो के साथ अगर इक्वेट कर रहे हो तो देखिए जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, मैं PL की इक्वेशन को फिर से एक बार यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो, दिस विल बी EG मल्टीप्लाई बाय IA माइनस व्हाट IA का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RA, मल्टीप्लाई बाय व्हाट RA, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले लूँ किसके साथ, PL के साथ, तो ये आ जाएगा DP डिवाइडेड बाय DI, ये आ जाएगा आपके पास। इसका अगर डेरिवेटिव लो तो दिस विल बिकम EG माइनस दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ IA मल्टीप्लाई बाय व्हाट RA, इस टाइप से आने वाला है भैया। ठीक है, तो इसका अगर मैं यहाँ से और ये तो जीरो के साथ इक्वेट हो जाए तो दिस विल बिकम EG मल्टीप्लाई बाय IA, सॉरी EG माइनस ट्वाइस ऑफ IA RA। ठीक है, तो यहाँ से जो IA का वैल्यू आ जाएगा, IA इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, EG अपॉन ट्वाइस ऑफ RA, EG अपॉन व्हाट, ट्वाइस ऑफ RA। दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट फॉर विच द मैक्सिमम पावर विल बी ऑब्टेन। आर्मेचर करंट का इस वैल्यू के लिए आपके क्या ना कि मैक्सिमम पावर आने वाली है, क्या आने वाला है आपको, मैक्सिमम पावर आने वाली है। अब इसमें अगर IA का वैल्यू, अगर इस वैल्यू में अगर मैं PL के इस वैल्यू में अगर पुट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ से उसका पावर एक्चुअली कितना आ रहा है। देखिए उसका जो पावर आ रहा है आपके पास, दैट विल बी PL इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी PL इज इक्वल्स टू EG का वैल्यू, देखिए क्या है ना, IA का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ पहले, तो IA सॉरी IA, हाँ IA का वैल्यू पुट कर रहा हूँ PL के इक्वेशन में, सो दिस विल बिकम IA मल्टीप्लाई बाय EG डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RA माइनस EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RA, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय व्हाट RA, मल्टीप्लाई बाय व्हाट RA, इस टाइप से आ जाएगा भाई। देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से एक RA कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक RA कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, तो ये बन जाएगा EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RA and this will become what, this will become EG actually, EG का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ 4 टाइम्स ऑफ RA डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RA, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ व्हाट RA। दिस इज द मैक्सिमम पावर विच वी विल ऑब्टेन फॉर द वैल्यू ऑफ द करंट EG, वैल्यू ऑफ द करंट IA इज इक्वल्स टू EG अपॉन ट्वाइस ऑफ RA, EG अपॉन व्हाट, ट्वाइस ऑफ RA। तो बेसिकली इस काइंड ऑफ इक्वेशंस होते हैं कि जो अपन को यहाँ से मिलते हैं, और इनको बस अपन को अच्छे से मैनिपुलेट करते आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली अपन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे डेरिवेशन भी अपन के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द करंट I फॉर विच द मैक्सिमम पावर विल ऑब्टेन, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड एंड फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पावर। आर्मेचर की वो करंट निकाल, आर्मेचर की वो वाली करंट की वैल्यू निकालो, उसको अपन पावर के इक्वेशन में पुट करो और उसको मॉडिफाई करो, उसमें से पावर का इक्वेशन निकालो, उसमें से देखिए पावर का इक्वेशन ये आने वाला है, पावर का क्या है ना, ये इक्वेशन इस तरीके से आने वाला है। समझ में आ रही बात। अब ये हुआ बेसिकली जो बेसिक बातें होती है अपन की, ये वाली बातें अपन ने यहाँ से पढ़ ली। ठीक है, और देखिए अगर इसी वैल्यू के लिए अगर मुझे एफिशिएंसी का वैल्यू पूछा होता कि मतलब कि एफिशिएंसी कितना आएगा, तो देखिए एफिशिएंसी अगर मुझे देखने को, तो एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू P आउट अपॉन व्हाट P इन। तो इसमें देख लेते हैं कि आउटपुट पावर क्या है आपके पास। देखिए आउटपुट में जो पावर आ रही है आपके पास, इट इज नथिंग बट EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ RA, EG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ RA। एंड अगर सपोज मुझे अभी इनपुट पावर क्या है ना, जो जनरेटर का जो EG IA वाला पावर है, दैट इज गोइंग टू बी इनपुट पावर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इसके लिए। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इनपुट पावर। ठीक है, जनरेटर पावर की अगर मैं बात करूँ, और इसमें डायरेक्टली आइडियल मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी आइडियल नहीं, ठीक है, तो इनपुट पावर की बात करो तो EB IA, दिस विल बिकम EB मल्टीप्लाई बाय व्हाट IA का वैल्यू क्या आ जाएगा, IA विल बी व्हाट EG बाय ट्वाइस ऑफ RA, EG बाय ट्वाइस ऑफ RA, इस टाइप से आ जाएगा। तो देखिए RA से ये वाला RA कैंसिल हो जाएगा, EG स्क्वायर कैंसिल और EG स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5, सॉरी 0.5, ये बन जाएगा 50%। तो एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर केस में कितना आ जाएगा, जब आप मैक्सिमम मतलब कि व्हाट विल बी द वैल्यू, मैक्सिमम पावर अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम पावर के लिए जो आर्मेचर करंट की वैल्यू आएगी EG अपॉन ट्वाइस ऑफ RA, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको जो एफिशिएंसी आएगी मशीन की, दैट विल बी 50%, दैट विल बी व्हाट 50%। इसी में अगर मैं थोड़ा अगर आपको पूछ लूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VT एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IA, VT का वैल्यू अगर पूछा होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IA के लिए, तो दिस विल बिकम EB इज इक्वल, सॉरी EG इज इक्वल्स टू व्हाट VT प्लस IAR, इस टाइप से है।
इसमें देखो तो देखिए दिस इज वी टी प्लस आई ए का वैल्यू कितना है, ई जी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर ए मल्टीप्लाई बाई व्हाट, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए। आप देख लीजिएगा उसको एक बार, एक तो स्मॉल में लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। एक दिस विल बिकम दिस विल एंड दिस विल बिकम व्हाट, ई जी बाई टू, दिस विल बिकम व्हाट, ई जी बाई टू इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी टी। तो वी टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, ई जी बाई टू होना चाहिए, और ई जी वी टी का वैल्यू कितना होगा, जनरेटेड ईएमएफ का हाफ होगा एट मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड, एट व्हाट, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जो मैंने कि आपको कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में आपको क्या कहना जो मैंने ऑप्टन करके दी, लेकिन ये सिर्फ मैं एक या दो मशीन के लिए ऑप्टन करके दूंगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि उसमें डिफिकल्ट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। बहुत आसान तरीके से इक्वेशंस होते हैं, बहुत आसान तरीके से उसको मैं बस केवीएल कैसे लगाना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना और बाद में उसके रिलेवेंट जितने भी बातें होंगी उसको आपको करते आनी चाहिए। इसमें डिफिकल्ट कहीं पे नहीं लगता है मुझे, बस आपको क्या ना चीज़ें बहुत अच्छे से लिखते आना चाहिए, समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर आपको चीज़ अच्छे से पता चल गई, मतलब कि इक्वेशंस किस तरीके से लिखना है, तो उसमें आप आराम से उसको आगे जा सकते हो इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बात करेंगे अपन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। देखिए अभी बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। किसके बारे में, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जब भी आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात करोगे तो सेम जैसा आपने जनरेटर के लिए निकाला था, सेम यहीं पे भी आपको निकालना है। बस दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, करंट चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ मोटर। ठीक है, सो दिस इज द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द डीसी मशीन। फील्ड का जो करंट होता है दोनों में तो सेम ही होता है, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। दिस इज वी टी, दिस इज आर एफ, ठीक है, एंड armature resistance, this is these are the brushes, EB, this is the terminal voltage कि क्या सकते हैं सप्लाई देने वाले डीसी मोटर को। ठीक है, और जो आर्मेचर जो करंट का डायरेक्शन रहेगा आपके पास, दिस विल बी इनवर्ड, दिस विल बी व्हाट, लाइन करंट विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर्मेचर करंट, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर्मेचर करंट। इस टाइप से रहेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस मोटर के अगर सपोज इक्वेशंस लिखूंगा तो उसमें फील्ड करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल आई एट वी टी अपॉन आर एफ, वी टी अपॉन व्हाट, आर एफ। अब जब तक मैं अपनी मोटर को लीनियर रीजन में ऑपरेट करने की बात कर रहा हूँ, तो लीनियर रीजन में क्या होता है ना, बिलो मैं कह सकता हूँ कि सैचुरेशन एंड अबव सैचुरेशन। ठीक है, दो टाइप के रीजन होते हैं। तो जब तक कि आपका जो फ्लक्स वर्सेस फील्ड करंट की बात की जाए, उसमें अगर बात की जाए तो अगर जब तक आप उसको लीनियर रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं तब तक आपके पास जो फील्ड होगा, फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। लेकिन ये होगा किसके लिए, लीनियर रीजन के लिए होगा, किसके लिए, लीनियर रीजन के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अबो लीनियर रीजन जाने की बात करें तो फील्ड विल नॉट, फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, फील्ड करंट, बिकॉज दिस विल व्हाट, दिस विल बी द सैचुरेशन रीजन, दिस विल व्हाट, दिस विल बी द सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं इसमें जैसे कि उसमें वीटी की इक्वेशंस लिखे थे, तो उसमें अगर वीटी की इक्वेशंस लिखेंगे तो थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा इसमें, दैट डिफरेंस विल बी वीटी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी ईबी प्लस आई ए आर ए प्लस व्हाट, ट्वाइस ऑफ वीबी प्लस व्हाट, टॉइस ऑफ वीबी आएगा। ठीक है, और इसके आगे अगर मैं कहीं पे सिर्फ वीबी लिख दूंगा तो वीबी का मतलब एक ही होगा कि दैट विल बी द टोटल वोल्टेज ड्रॉप, दैट विल बी टोटल वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द ब्रशेस, ऐसा उसका मतलब। वो आगे वाले कई इक्वेशंस में मैं लिखूंगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बोल देगा कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू बोथ द ब्रशेस इंक्लूडिंग वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे कोई बोल के डायरेक्टली दे देगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस टाइप से आपको दे देगा। उसके बाद अगर सपोज मैं यहाँ से ईबी का इक्वेशन लिखूँ तो ईबी की इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, दिस विल बी वीटी माइनस आई ए आर ए माइनस व्हाट, ट्वाइस ऑफ ईबी। इस टाइप से आ जाएगी आपके पास ईबी की इक्वेशंस। ठीक है, ईबी की इक्वेशन आप जो इसमें जनरेटर के लिए लिखे थे वही इक्वेशंस यहाँ पे भी वैल्यूड होगी, एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ए। इस टाइप से रहेगा आपके पास ईबी का भी इक्वेशन, समझ में आ रही के बाद। ठीक है, और ईबी को आप थोड़ा इसको मॉडिफाई करके किस तरीके से लिखते हैं, के फाइव ओमेगा एन, इस टाइप से भी आप उसको लिखते हैं, समझ में आ रही बात। वेयर ओमेगा इज स्पीड इन रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी अगर मैं इसके मैंने जिस तरीके से इक्वेशन लिखा, सिमिलरली अगर मैं सपोज बात करूँ किसकी, वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए, या ठीक है इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ वी टी की जिसको मैं करंट से मल्टीप्लाई करूँगा और पावर के बारे में बात करूँगा मैं,
वी टी प्लस आई ए आर ए, ठीक है, इस टाइप से आएगा। और अगर मुझे आउटपुट पावर निकालना हो तो आउटपुट क्या होगा मेरे लिए, जो क्योंकि ये तो मतलब क्या है ना इलेक्ट्रिकल इनपुट है, तो आउटपुट क्या रहेगा, मैकेनिकल मोटर की बात की जा रही है। तो मैकेनिकल अगर उसमें इनपुट रहेगा तो ईबी का वैल्यू देखिए किस तरीके से आएगा, दिस विल बी ईबी विल बी इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए आर ए, हाँ ठीक है, ट्वाइस ऑफ वीबी। अब वीबी का इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है, या उसका बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं मतलब ये आएगा, क्योंकि उसका ड्रॉप भी बहुत छोटा होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना उसको नेग्लेक्ट कर दिया होगा, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे आउटपुट पावर का इक्वेशन लिखना होगा तो आउटपुट पावर किस तरीके से आएगा, आउटपुट पावर निकालने के लिए, क्योंकि आउटपुट तो देखिए मैं ईबी से ही लेने वाला हूँ, आउटपुट में क्या से लेने वाला, आर्मेचर से लेने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका शाफ्ट रहेगा उसी से लेने वाला, क्योंकि दिस विल बी ईबी इंटू आई ए, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द डेवलप पावर फॉर द मोटर। सो दिस इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड लाइक दिस, ईबी multiply by what, armature current IA, then this will get modified as VT into IA minus IA square multiply by what, R minus what, IA square multiply by what, RA, इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट पावर P out which is equals to what, VT multiply by IA minus IA square multiply by what, RA, इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने की बात करूँ तो उसको किस तरीके से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसको अगर आउटपुट पावर को अगर मुझे मैक्सिमम मतलब आउटपुट पावर की कंडीशन देखनी होगी मुझे, फॉर व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम आउटपुट पावर, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा आर्मेचर करंट के साथ, तो वहाँ से आपको आउटपुट पावर के लिए मैक्सिमम कंडीशन मिल जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम डी पी आउट अपॉन डी आई ए इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी, आर्मेचर करंट है तो उसके साथ अपन डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ आर, दिस विल बिकम दिस विल बी ट्वाइस ऑफ आर ए, ठीक है। और इसको इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, दिस विल बिकम वी टी माइनस ट्वाइस ऑफ आर ए, एक्चुअली आई ए भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई ए, इस तरीके से आएगा। तो आर्मेचर करंट का जो वैल्यू आने वाला है, दिस विल बी आई ए इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए, क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट वी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए, इस तरीके से आ रहा है आर्मेचर करंट का वैल्यू आपके पास, ठीक है। आपके पास इनपुट पावर क्या थी, जब मैं इसकी बात कर रहा था डीसी मशीन की मोटर की बात करो तो इनपुट कहाँ से ले रहे थे आप, इलेक्ट्रिकल इनपुट था आपके पास, तो देन दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो जो इनपुट पावर बनेगी आपके पास यहाँ से, तो इनपुट पावर आएगी आपके पास पी इन इज इक्वल्स टू वी टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई एल, एंड आई एल इज नथिंग बट व्हाट, आर्मेचर करंट आई एल, सो वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए, दिस वॉज द इनपुट पावर, दिस वॉज व्हाट, इनपुट पावर, समझ में आ रही बात। और मैं जब बात करूँगा, हाँ ठीक है, मैं जब बात करूंगा आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर आपके पास क्या होने वाली है, ई बी मल्टीप्लाई बाय आई ए, दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट पावर, सो ई बी मल्टीप्लाई बाय आई ए विच इज इक्वल्स टू पी आउट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ई बी का वैल्यू क्या है आपके पास, ई बी का जो वैल्यू होने वाला है आपके पास, दिस इज गोइंग टू वी टी माइनस आई ए आर ए, वी टी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई ए, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई ए, इस टाइप से होने वाला है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो देखिए किस तरीके से आ जाएगा, दिस विल बी वी टी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक है। तो आई ए का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो दिस विल गेट मॉडिफाइड एज वी टी मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए, माइनस आई ए का वैल्यू क्या है, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर ए हो जाएगा, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर ए, इस टाइप से रहेगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, आर ए, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ए, और ये आ रहा है आपके पास क्या, आउटपुट पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आउटपुट पावर, इस टाइप से आ रहा है। जो इनपुट पावर आ रही थी आपके पास, इनपुट पावर का एक्सप्रेशन क्या था, वी टी मल्टीप्लाई बाय आई ए। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन में भी अगर मैं आर्मेचर करंट का वैल्यू लिख दूँ, आर्मेचर करंट का कौन सा वैल्यू का, कि जिस वैल्यू के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगी, मतलब ज़्यादा पावर डिलीवर की लोड को, इस टाइप की वाली करंट है, क्योंकि अपन ने आउटपुट पावर अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना होना जरूरी है, वो होना जरूरी है वी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए, इतना होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई ए का वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ, सो डैट जब मैं उसका एफिशिएंसी निकालूंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम अ वी टी मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट का वैल्यू वी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर ए, तो दिस विल बिकम वी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर ए, देन दिस विल गेट मॉडिफाइड एज वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ आर ए, क्या बन जाएगा, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ए, इस टाइप से बन जाएगा। ये रहा आपके पास क्या, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये ट्वाइस बनेगा, ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास इनपुट पावर। जब मैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का रेशो ले लूंगा एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन व्हाट, इनपुट पावर, इस तरीके से लिखोगे। आउटपुट पावर का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, आउटपुट पावर का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ए,
सो दिस इज दी व्हाट VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RA, ये आपके पास आउटपुट पावर का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय व्हाट इनपुट पावर का एक्सप्रेशन क्या है VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RA, VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RA, ये आपके पास क्या है इनपुट पावर का एक्सप्रेशन है। सो दिस इज VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ RA, इस टाइप से है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1/2, दिस विल बिकम 50%। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज में, अगर मुझे एफिशिएंसी पूछी होगी तो दिस विल बिकम व्हाट 50%, क्या होगा 50% होगा आपके पास। तो इसके पहले जो आपने जनरेटर के लिए निकाला था सेम जो आपने यहाँ पे निकाला डीसी मोटर के लिए, वहाँ पे भी 50% आया था एफिशिएंसी, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 50% आ रहा है। लेकिन अपन कभी भी अगर देखा जाए तो जो मोटर भी होती है जनरेटर होती है उसको कभी भी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कभी ऑपरेट नहीं कराते कि 50% एफिशिएंसी ऑपरेट कराने के लिए, समझ में आ रही बात, क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है ना, तो इसके लिए अपन इस टाइप की ऑपरेशन के लिए कभी नहीं जाते। आर्मेचर करंट का वैल्यू इतना कभी होने भी नहीं देंगे अपन के VT अपन ट्वाइस ऑफ RA, कभी नहीं जाएंगे। और इस टाइप के ऑपरेशन के लिए कभी जाते नहीं कि अपन को अगर मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करनी होगी लोड के लिए तो आर्मेचर करंट का वैल्यू इतना कर दो, ये प्रैक्टिकली अपन कभी नहीं जाते उसको, समझ में आ रही बात, क्योंकि इतना कम एफिशिएंसी कौन एक्सपेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं भाई, कोई नहीं चाहता कि इतना कम एफिशिएंसी अपन को मिले, समझ में आ रही बात। तो देखिए अपन ने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेशन के बारे में, और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन्स में बात करेंगे, शंट जनरेटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शंट मोटर के बारे में बात करेंगे, उनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे कि उसमें जो एक्साइटेशन जो प्रोवाइड किया जाने वाला किस टाइप से होने वाला है, हाँ डीसी सीरीज के लिए, शंट के लिए और कंपाउंड मोशन के लिए, ठीक है। तो अभी अपन अभी बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में। किसके बारे में? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। कौन सा रहेगा? दिस विल बी सेल्फ एक्साइटेड। जब आप सेल्फ एक्साइटेशन की बात करते हो तो उसके लिए जो जरूरी कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन होता है? उसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। इनकेस अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो आप उसको कुछ और तरीका यूज करके, मैं इसको इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो वाला टॉपिक फिलहाल यहाँ पे नहीं है, अपन उसका एक अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस करके, उस टाइम पे अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो डीसी जनरेटर है, दैट डीसी जनरेटर हैज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो उसको ऐसा है, उसको कंसिडर करके मैं उसको अभी डील कर रहा हूँ, ठीक है। And DC generator में I am talking about the DC shunt generator. I am talking about what? DC shunt generator. DC shunt generator. समझ में आ रही बात? तो DC shunt generator में देख लेते हैं कौन सा जनरेटर है, सॉरी इस टाइप से आने वाला है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्या पता चल रहा है कि DC shunt generator, इसका मतलब शंट क्या इंडिकेट कर रहा है? जो एक्साइटेशन अपन कनेक्ट करने वाले, दैट एक्साइटेशन इज गोइंग टू बी इन शंट विद द आर्मेचर, इट इज गोइंग टू व्हाट इन शंट विद द आर्मेचर। सो जब अपन उसको देखेंगे तो देखिए किस टाइप से आने वाला है। दिस इज व्हाट, दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड दिस इज गोइंग टू बी द आर्मेचर वाइंडिंग, सॉरी फील्ड वाइंडिंग विच आई एम ड्राइंग नाउ। ये है फील्ड वाइंडिंग जो कि शंट में, किसके? आर्मेचर की शंट में फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर की शंट में फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, इस टाइप से। अब दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। डीसी शंट जनरेटर की बात चल रही है, पहले बता रहा हूँ कि इसमें करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ईजी आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब जनरेटर तो उसमें करंट एंटर करेगा या मतलब जो जनरेटर है उसमें टर्मिनल वोल्टेज में करंट एंटर करेगा या उससे लीव करेगा? जनरेटर है, ठीक है। दिस विल बी लीविंग वन, दिस इज द आर्मेचर करंट आई है, दिस इज व्हाट फील्ड करंट आई है, दिस इज व्हाट फील्ड करंट आई है, इस टाइप से है। तो इसकी इक्वेशंस अभी लिखनी है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हो तो देखिए उसका वैल्यू आएगा आई ए इज इक्वल्स टू आई एल प्लस व्हाट आई एफ। क्या होगा? आई एल प्लस व्हाट आई एफ, लाइन करंट या लोड करंट प्लस व्हाट फील्ड करंट, ठीक है। फील्ड करंट का वैल्यू कैसे निकालोगे? फील्ड करंट विल बी आई एफ इज इक्वल्स टू वीटी अपॉन आर एफ, वीटी अपॉन व्हाट आर एफ। समझ में आ रही बात? तो आर एफ जो होगा आपके पास, दिस विल बी फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड फील्ड करंट विल बी ऑब्टेन एज वीटी अपॉन आर एफ। जब आप वीटी को चेंज करोगे तभी आप क्या चेंज कर सकते हो? आई एफ को चेंज कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो? आई एफ को चेंज कर सकते हो। अगर वीटी चेंज नहीं हो रहा है तो आपका पास जो आई एफ है वो चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और इन डीसी शंट मोटर या डीसी शंट जनरेटर या डीसी शंट मोटर की जब बात करोगे तब अपन उसके बारे में देखेंगे कि उसमें फील्ड करंट का वैल्यू कितना होता है। जो फील्ड करंट का वैल्यू है वहाँ से अपन को पता चलेगा कि उसका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का नेचर किस तरीके से होने वाला है।
मतलब बेटा उसका मतलब ये है कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, उसका रेजिस्टेंस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस टाइप से होगा ये अपन को देखना होगा। आपको देख के भी पता चल रहा है कि उसके जो थोड़ा नंबर ऑफ टर्न्स से थोड़े ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो दूसरे मशीन होते हैं उसके कंपैरिजन में। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब मैं डीसी शंट मशीन की जो बात होती है या डीसी शंट वाइंडिंग की जब बात होती है तो कि डीसी शंट वाइंडिंग इस टाइप से वाइंडिंग है, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है थोड़े ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के आपके पास ज़्यादा होते हैं, आर मोर, रिलेटिवली मोर है किसके अदर मशीन्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा क्या है ना, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा मोर है, ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? अगर रिलेटिवली ज़्यादा है और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग की जो करंट देखी जाए तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट आती है बहुत कम करंट आती है। फील्ड वाइंडिंग में करंट कैसी होती है, कम होती है। अगर फील्ड वाइंडिंग की करंट कम है तो मुझे एक बात बोलो भाई, आई एफ इज इक्वल टू व्हाट, वी टी अपॉन आर एफ, इन दोनों के वैल्यूज अगर देखा जाए तो इसमें अगर इसका वैल्यू कम है इसका मतलब आर एफ का वैल्यू कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आर एफ का वैल्यू कैसा होने वाला होगा, ज़्यादा होगा। तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस उसका वैल्यू कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, आर इज इक्वल्स टू मतलब आर एफ इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन व्हाट है, दिस इज व्हाट फील्ड वाइंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लेंथ ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कंडक्टर की लेंथ होगी अलग। समझ में आ रही बात? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि ये कम हो सकता है तभी ज़्यादा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आपको आज से एक बात पता चलनी चाहिए कि जब भी आप फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात करोगे तो फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से कम करंट पास कराने अपन को। समझ में आ रही बात? और उसका जो रेजिस्टेंस देखा जाए फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, एज कम रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि जो रिलेटिवली जब आप डीसी सीरीज मशीन की बात करोगे तो उसमें थोड़ा कम होगा। तो कितना कम होगा, कैसे होगा, वो अपन बात कर लेंगे। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी देख लेना कैसे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। और आप जब भी डीसी मशीन का डायग्राम निकालोगे तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप कौन सा मशीन निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके मतलब डायग्राम देख के भी पता चल जाता है कि भाई उसमें मतलब कि सपोज 2 टर्न्स दिखा रहे, 3 टर्न्स दिखा रहे और दूसरे मशीन में आप थोड़े ज़्यादा टर्न्स दिखाओगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको डीसी शंट जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग के बारे में जो बेसिक आइडिया होता है वो आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशंस अगर लिखूँ तो देखिए क्या होगा, इक्वेशंस कैसे अगर अप्लाई केवीएल अगर अप्लाई करूँ मैं यहाँ पे तो देखिए केवीएल अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आएगा, ईजी विल बी इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ वीवी प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ वीवी, ठीक है। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ईच ब्रश, 2 ब्रश होते हैं तो ऑब्वियसली कि उसकी वजह से कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रही बात? सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से पावर लिखनी होगी तो मैं पावर कैसे लिख पाऊंगा, आई ए मल्टीप्लाई बाई ई जी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट वी टी मल्टीप्लाई बाई आई ए प्लस आई ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, पहले बता रहा हूँ, आई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर ए प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ वी वी मल्टीप्लाई बाई व्हाट आर्मेचर करंट आएगी, इस टाइप से आ जाएगी। सो दिस इज द पावर इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो ये इसका पावर आने वाला है इस टाइप से, ठीक है। तो जब भी आप उसके बारे में मतलब जो भी कुछ उसने पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके इक्वेशन को किस तरीके से मॉडिफाई कर पाओगे। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट पावर, क्योंकि आपके पास जो आउटपुट होगा, आउटपुट आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, मतलब जो लोड होगा, लोड को आप यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द लोड, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द लोड, ये लोड होने वाला आपके पास। दिस आर द आर्मेचर लॉसेस। जैसे आपके आर्मेचर करंट वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग ये भी वेरी करने वाला होगा आर्मेचर करंट, की वजह से मतलब आई ए स्क्वायर आर ए लॉसेस, और उसके अकॉर्डिंग ये भी वेरी करने वाला को। सो दीज आर आल्सो व्हाट, दीज आर आल्सो वेरिएबल लॉसेस, दीज आर आल्सो व्हाट वेरिएबल लॉसेस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, अगर मैं बात करूँ भाई जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेस आएंगे वो लॉसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो लॉसेस विच विल ऑकर ड्यू टू द फील्ड वाइंडिंग, दोज लॉसेस विल बी व्हाट, दोज लॉसेस विल बी व्हाट, वो जो लॉसेस रहेंगे आपके पास, आपको यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है कि दोज लॉसेस विल बी, इसकी वजह से जो लॉसेस आएंगे पीएसएच में उसको बोल देता हूँ, शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से आने वाले लॉसेस, वीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट आर एस एच, या दिस इज इक्वल्स टू व्हाट आई ए एस स्क्वायर मल्टीप्लाई व्हाट आर ए, इस टाइप से आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो ये वाले जो लॉसेस होंगे उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये लॉसेस होंगे शंट फील्ड वाइंडिंग, दीज आर व्हाट, दीज आर द कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट क्यों लॉसेस होंगे भाई? अगर आप वीटी चेंज नहीं कर पा रहे हो तो उसको कैसे चेंज कर पाओगे, क्योंकि आर एस एच को तो चेंज करने ही नहीं वाले आप, क्योंकि वाइंडिंग का अगर आपको पैरामीटर चेंज करने या रेजिस्टेंस चेंज करना है तो आपको फिजिकल पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, ये तो इतना आसान है ही नहीं। इसके लिए आप इस लॉसेस को कौन से लॉसेस बोलेंगे, कांस्टेंट लॉसेस बोलेंगे। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट चेंज द वोल्टेज वीटी, योर दिस लॉसेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, योर दिस लॉसेस आर व्हाट नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आ गई इतनी बात इस स्टेप से। अब इसमें एक बात अगर मैं बता दूं तो देखिए जिस तरीके से वीटी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आईएफ चेंज होने वाला है,
उस तरीके से आपका IF चेंज होगा, उस तरीके से आपके शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस चेंज होंगे। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये जो लॉसेस लिखे उसमें अगर सपोज पूरी की पूरी जो ये इनपुट पावर है, इस इनपुट पावर को लिखोगे तो आप दिस इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस आर्मेचर में आने वाले लॉसेस प्लस व्हाट ब्रश में आने वाले लॉसेस। क्या इसमें ये वाले लॉसेस नहीं आएंगे? भाई बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो इसमें एक और लॉसेस आप ऐड कर लीजिएगा, दोज लॉसेस विल बी व्हाट, these losses will be the shunt field losses. This will be what? These will be nothing but shunt field losses, PSH. These will be what? Shunt field losses. समझ में आ गई बात? और ये losses कैसे होंगे? These losses will be constant losses, लेकिन डिपेंड करेगा कि VT का वैल्यू कैसा है। क्योंकि जनरेटर के केस में VT चेंज हो सकता है, जनरेटर के केस में आपका VT चेंज हो सकता है, लेकिन कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं उसकी बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन उसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसमें जो इक्वेशंस आने वाले बेसिकली वो वाले इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज योर VT इज कांस्टेंट, योर शंट फील्ड लॉसेस आर आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। इन नॉर्मल केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? तो ये रहा आपके पास आउटपुट पावर, दिस इज आउटपुट पावर, दिस आर द लॉसेस, एक्चुअली दिस ऑल आर द लॉसेस, दिस इज द इनपुट पावर, ठीक है। अब इनपुट पावर है कि जनरेटर के लिए सर आप बोल रहे हो तो इनपुट पावर, उसमें मैकेनिकल लॉसेस वगैरह नहीं आएंगे क्या? जब अपन पावर फ्लो पढ़ेंगे तब तक अपन उसके मैकेनिकल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जिस दिन पावर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको पावर फ्लो के डायग्राम में मैकेनिकल लॉसेस भी आ जाएंगे, रोटेशनल लॉसेस भी आ जाएंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आएंगे, बेरिंग लॉसेस आ जाएंगे, कोर लॉसेस आ जाएंगे, सारे लॉसेस के बारे में उस टाइम पर समझा दूंगा। अभी आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। समझ में आ रही बात? क्योंकि अपन को वाला पॉइंट पढ़ाया नहीं मैंने, तो उसके बारे में डिस्कस करने का कुछ सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर आपको करेक्ट होगा ऐसा मुझे लगता है, मतलब आपको उसका आइडिया हुआ होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डीसी शंट मोटर के बारे में। किसके बारे में? डीसी शंट मोटर के बारे में। सो डीसी शंट मोटर, नाम से ही पता चल रहा होगा कि शंट में क्या कनेक्टेड होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी। सो डीसी शंट मोटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके जो शंट में कनेक्टेड जो आपके, दैट विल बी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये भी मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस RF। इसमें जाने वाली करंट कौन सी होगी? IF। इससे आने वाली है, हो गया जाने वाली है। भाई मोटर है, मोटर में क्या होगा, करंट एंटर करता है, तो दिस विल बी आर्मेचर करंट। और यहाँ से जो करंट आएगा दिस विल बी लाइन करंट, दिस विल बी व्हाट, लाइन करंट। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, दिस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज, VT सप्लाई वोल्टेज, लाइन करंट होगी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे KCL अप्लाई कर दूँ तो देखिए लाइन करंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, IL इज इक्वल्स टू IA प्लस व्हाट IF, IA प्लस व्हाट IF का वाली कैसे लिखोगे, IF इज इक्वल्स टू VT अपॉन RSH या VT अपॉन RF, जो लिखना होगा उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उस स्टेप से अगर आप यहाँ पे केवल अप्लाई करोगे तो VT की इक्वेशन आ जाएगी, VT इज इक्वल्स टू EB प्लस IARA प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ VT प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ VT। इनपुट पावर आउटपुट पावर देखना होगा तो आपको इनपुट पावर विल बी VT मल्टीप्लाई बाय IA का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, दिस विल बी VT मल्टीप्लाई बाय IA EB IA प्लस IA का स्क्वायर RA प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ VB मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट है। इस टाइप से रहेगा। दिस आर द व्हाट, दिस इज द इनपुट पावर, दिस इज द व्हाट पावर डेवलप्ड और आर्मेचर पावर यू कैन कॉल इट एज, एंड दिस इज व्हाट, दिस आर द आर्मेचर लॉसेस, दिस आर द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, दिस आर द व्हाट ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ रही बात? जब आप इसकी बात करोगे इनपुट पावर प्लस ऑल दीज पावर्स, उसमें एक और पावर की जो मिसिंग है, दैट पावर इज नथिंग बट दैट इज द पावर ड्यू टू द शंट फील्ड रेजिस्टेंस, एंड एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द लॉस इन द शंट फील्ड वाइंडिंग, दिस इज नथिंग बट व्हाट लॉस इन द शंट फील्ड वाइंडिंग, दिस इज द PSH, दिस इज नथिंग बट व्हाट PSH। समझ में आ गई बात? तो देखिए अपन ने अभी क्या देखा, अपने डीसी शंट जनरेटर देख लिया, डीसी शंट मोटर के बारे में बात कर लिया कि उसको बेसिकली किस तरीके से अपन क्लासीफाई करते हैं, उसको बेसिकली अपन किस तरीके से अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा याद होगा तो मैंने उसको, मैं जब ये वाला टॉपिक समझा आपको डीसी शंट जनरेटर और डीसी शंट मोटर, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि दीज आर दी सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स, दीज आर दी व्हाट सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। जब आप सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स के बारे में बात करोगे तो उस मशीन्स के लिए जरूरी क्या होता है, उस मशीन्स के लिए जरूरी ये होता है कि उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत जरूरी है। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसमें तो पॉसिबल नहीं कि आप इस टाइप के ऑपरेशंस को
ऑब्टेन करा सकते हो। समझ में आ रही बात। अब मैं बात करूंगा शंट मोटर के बारे में और शंट जनरेटर के बारे में कि जब मैं उसको सप्लाई दे दूंगा डायरेक्टली, मतलब कि मेरे पास अभी ऐसा मैं मोटर यूज करने वाला हूँ कि जिसको मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, डीसी सप्लाई। मतलब क्या ना, फील्ड जो होगी, फील्ड को मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, एक्साइट करने वाला हूँ बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सप्लाई। बाय यूजिंग द व्हाट, एक्सटर्नल सप्लाई देके मैं अभी फील्ड को क्या करने वाला हूँ, एक्साइट करने वाला हूँ। इसमें क्या था ना, उसमें जरूरी था कि उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, उसमें होना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। समझ में आ रही बात।